तो मोशन पे क्या प्रभाव है। दूसरा जो नियम है उसमें ये बताना चाहता है कि फोर्स लगेगा तो मोशन में क्या प्रभाव है। तीनों के तीनों नियम जब आप चेक करोगे तो फोर्स का ही इफेक्ट को वो रिप्रेजेंट करने का कोशिश। तो हम अगर फोर्स को समझना चाहें, व्हाट इज द फोर्स, तो आज की टॉपिक हम लोग की फोर्स की होगी, जिसमें हम समझेंगे एक्चुअली में फोर्स क्या है और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट द फोर्सेस। तो कुछ बताइए आप लोग, कुछ जो जानते हैं फोर्स के बारे में। हाइनेस, कैन यू डिफाइन समथिंग अबाउट फोर्स? तो फोर्स मतलब कोई प्रेशर जो कि बॉडी पे लगता है, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल, जिससे बॉडी का मूव होता है। प्रेशर अलग चीज है आइनेश, प्रेशर अलग चीज है। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। सर, तो एक पुश जो लगता है बॉडी पे दूसरे ऑब्जेक्ट के, आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो, द इंटरैक्शंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू ब्लॉक्स और टू मासेस, है ना, that is called force. Either simply you can say pull and push interaction is called force. So the pull and push interaction known as forces. हम लोग के नेचर में जब फोर्सेस की पता लगाने का प्रयास शुरू हुआ, नेचर में कितने टाइप के फोर्सेस, तो अब तक हम लोग अपने नेचर से 4 टाइप के फोर्सेस पता लगा पाए। उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, four fundamental forces are yet known. चार प्रकार के फंडामेंटल फोर्स अब तक हम जान पाए हैं इस प्रकृति से। उनमें से कौन कौन है? तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 प्रकार के फोर्स हम लोग अब तक जान पाए। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सिंबल दे देते हैं Fg, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम नाम दे देते हैं Fem, न्यूक्लियर फोर्स को Fn और वीक न्यूक्लियर फोर्स को Fw। इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 ही टाइप के नेचर में फोर्सेस हैं, ये हम लोग अब तक पता लगा, है ना। शुरुआत में सबसे पहला जो फोर्स का पता चला न्यूटन के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट। बाकी सारे फोर्सेस के बारे में तो उस समय कुछ अता पता था ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पता चला, है ना। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की, तो न्यूक्लियर फोर्स का पता चला। फिर उसके भीतर और भी एक फोर्स पता चला, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ये 4 फोर्स हम लोग अब तक पता लगा पाए हैं, और इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में और भी कितने रहस्य छुपे हुए हैं अभी तो। तो अभी तक हम यही 4 फोर्स की बात करेंगे, और बाकी जो डेली यूजेस में जो हम लोग जितने भी फोर्स पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बॉयंसी फोर्स, है ना, वेट फोर्स, बहुत सारे टाइप्स के फोर्सेस जब पढ़ेंगे तो तुम देखोगे कि वो सारे के सारे फोर्सेस के नाम तो अपने जो है सो है, लेकिन उसका जो मेन ओरिजिन है वो यही 4 में से कोई एक है, या कम्बिनेशन ऑफ इनमें से कोई है। यही 4 मुख्य फोर्स हैं जो अब तक हम जाने हैं। वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आइए हम छोटा छोटा थोड़ी जी बातें इस सब के बारे में पहले समझ लें। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। मोटा मोटा बात समझेंगे, क्योंकि इन सबों को हमें अलग अलग टॉपिक में पढ़ने को डिटेल से मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमें एक पूरी सी चैप्टर है ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए पूरी सी एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। न्यूक्लियर फोर्स के लिए एक न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी आपको इसी में मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो थोड़ी सी इसके सरफेस नॉलेज के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स है, इट एक्ट्स between two masses and is always attractive in nature. ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का है और ये मासेस के बीच में लगते हैं। It is the weakest force. It is a weakest force. Weakest मतलब सबसे कमजोर फोर्स है। Weakest, but very long range force. ये सबसे कमजोर फोर्स है, ये चारों फोर्सेस में सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन ये सबसे ज्यादा दूरी तक ये फोर्स का प्रभाव है। जैसे कि इसी फोर्स के कारण आपको पता है कि चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूम पा रहा है। इसी फोर्स के कारण धरती सूरज के चारों ओर घूम रहा है। ये पूरी जो सोलर सिस्टम बंधा हुआ है वो इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस से बंधा। आप इमेजिन करो कि आप वहां बैठे हो आईएनएस, और अभी हम यहाँ पर हैं। आपके शरीर में मास है और मेरे शरीर में मास है, तो हम दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन ये फोर्स इतना कमजोर है कि हम उसको रियलाइज नहीं करते। चंद्रमा के ऊपर अगर कोई एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है और धरती के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स है, लेकिन ये इतना कमजोर है कि ये फोर्स को हम रियलाइज नहीं करते। लेकिन ये लग रहा है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग रेंज है। तो इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला आप जानते होंगे Gm1m2/r²। तो हम बाद में इसको पढ़ेंगे। दूसरी जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो फोर्स है ये चार्जेस के बीच में काम करता है। इट एक्ट्स बिटवीन चार्जेस and may be attractive for
more repulsive in nature. चार्जेस के बीच में ये फोर्स लगते हैं और ये फोर्स दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ये फोर्स इट इज generally stronger than gravitational and weak nuclear force. Weak nuclear force और ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्गर। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इसको वेरी वेरी लॉन्ग रेंज नहीं लिखे हैं, बस ये लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी अपना दायरा काफी दूर तलक बनाता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स लगेगा, प्रोटॉन के बीच में ये फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रॉन में मास नहीं, चार्ज नहीं। जिसमें भी मास रहेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, जिसमें चार्जेस रहेंगे उनमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा जो फोर्स है वह है न्यूक्लियर। इसके बारे में थोड़ा सा हम और बताते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा देख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो एग्जाम्पल है जो हम लोग के ऊपर काम करते हैं, दैट इज द वेट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको, जैसे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन जिसको कहते हैं। दूसरा इसमें आपको मिलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फिर मिलेंगे आपकी स्प्रिंग फोर्स। टेंशन भी यही फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है टेंशन फोर्स। बुयांसी फोर्स भी यही है, बुयांसी फोर्स। एयर फ्रिक्शन या जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। 1400 बोलो हाँ, ज्यादा महंगाई बोलो है, महंगाई भी तो ये सारे फोर्स को ये एसोसिएट करते हैं। हाँ जी आनंद, सर आपका ये टेंशन कैसे हुआ? टेंशन जब काम करता है ना धागा, ये देखिए धागा है बनाया हमने। ये धागा के जो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और इसको बांधने वाला कौन है? इसके एटम। इसके बांधने वाले एटम है, एक दूसरे से बन रहे हैं। अगर आप इस एटम को देखो, इसके एटम को देखो, ये जो दूसरा वाला एटम है, इसके भीतर में एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे। यही इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपस में ये एक बंधन क्रिएट करता है और यहीं पर क्रिएट होता है टेंशन। तो टेंशन जो है वो इसी फैमिली का फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और सर स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स भी, ये आपकी जो स्प्रिंग फोर्स भी, स्प्रिंग में जब आप इसको खींचते हो, जब ये अभी आप नहीं खींचे, तो ठीक है, लेकिन जब आप इसको पकड़ के खींच दिए, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए। सारे के सारे स्प्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए, यही दूरी को शो करता है इसका इलोंगेशन। और यहाँ पर भी फिर ये एक एटम है, ये एक एटम है। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा दीजिए जो यहाँ पर बताया, जिसके कारण आपके स्प्रिंग फोर्स डेवलप।
ठीक है। ठीक है सर। जब दो बॉडी सटते हैं, उससे नॉर्मल फोर्स बनता है ना आइनस? कॉन्टेक्ट से नॉर्मल फोर्स बनता है। तो ये नॉर्मल फोर्स कहाँ से बना? ये हम एक अलग नाम से उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप उसको उसके ओरिजिन पर जाकर के चेक करोगे, आपको लगेगा यहाँ के मोलिक्यूल्स आपस में, टेबल के मोलिक्यूल्स ये रहे और ब्लॉक के मोलिक्यूल्स ये रहे, ये दोनों आपस में क्या किए? इंटरैक्ट किए, तभी तो नॉर्मल फोर्स क्रिएट हुआ। इस मॉलिक्यूल के अपने एक एटम है, इसके न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इसके भी अपने एक एटम है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। यही दोनों जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्रिएट। तो जब आप उसके एटॉमिक लेवल में जाकर के चेक करोगे तो पाओगे कि ये फोर्सेस जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स। समझ आया? आई ने क्या बोल रहे थे अनन्या? यस सर। सो नाउ ये सारे फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के, जो देखने में लगेगा ये कैसे हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन फंडामेंटल यही चार ही फोर्स है। जितने दुनिया में और जितने फोर्स तुम देखोगे यही चार से ही बने। चलो आगे बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा जो फोर्स है वो है न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स, it acts between the nucleons. न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? लाई इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। लाइक कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। शायद आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के साइज क्या है। ये आपके न्यूक्लियस है जिसके भीतर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब रहते हैं और इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। देखो तो इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? ये देखो कितने हैं? 3 है ना? तो इसके चारों तरफ 3 इलेक्ट्रॉन फाइनली चक्कर काटे। जितने न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन्स होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटे। और फर्स्ट ऑर्बिट में, नियर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। 3 चूंकि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले ऑर्बिट। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। तो जब आप इस न्यूक्लियस का रेडियस को चेक करोगे तो इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 10⁻⁻15 मीटर के दायरे में आपके न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। और एटम का जब साइज चेक करो, जब आप किसी एटम का रेडियस निकालोगे, इसका जो रेडियस आता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर, साइज ऑफ एटम। जो ऑर्डर लिखा है साइज ऑफ एटम, ये आपके सामने एटम।
ये जो फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्स, वो न्यूक्लियस के भीतर में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके बीच काम करते हैं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगेगा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच। सभी एक दूसरे को देख लो, यहाँ पर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और ये एक जाला सा बना लेता है आपस में। हालांकि भीतर के प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस के भीतर में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सब प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फिर भी ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के अलावा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर काम। तो प्रोटॉन के भीतर जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स के, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यही न्यूक्लियर फोर्स इस पूरे न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखता है। इसका जो दायरा है ये बहुत कम होता है, so it acts between the nucleons like proton and nucleon and neutron within the size, within the size of 10 to the power minus 10 meter order. It is very short ranged force, short ranged, but strongest in nature. लेकिन ये जो फोर्स है वो बाकी सभी फंडामेंटल फोर्स से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। लेकिन इस फोर्स की जो रेंज है वो बहुत ही छोटा है, 10 to the power minus 10 मीटर के रेंज में ये फोर्स था। As separation of nucleus increases, separation of nucleons increases, न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ता है, दिस फोर्स decreases very rapidly. ये फोर्स बड़ा तेजी से कम होता है। जैसे जैसे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, ये फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत तेजी से कम होता है एंड बिकम नेग्लिजिबल व्हेन separation become larger than 10 to the power minus 10. मतलब आप 10 to the power minus 10 मीटर से दूर अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रख दो तो ये फोर्स जो है बहुत छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इनफैक्ट ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे कमजोर फोर्स है उससे भी ये छोटा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे छोटा फोर्स है उससे भी ये फोर्स छोटा, नेग्लिजिबल होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता कि प्रोटॉन में चार्ज है न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है तो ये फोर्स नहीं लगेगा। इट इज इंडिपेंडेंट। बस अभी तत्काल आपको ये फोर्स के बारे में ये जानना है कि न्यूक्लियस के भीतर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ये फोर्स उसके भीतर में काम करता है। यही फोर्स के कारण ड्यू टू दिस फोर्स द न्यूक्लियस एग्जिस्ट, दैट इज द न्यूक्लियॉन्स एगो आ है छोटे को ना ओकर मुंह आतिए पटन में जा ये है ना जब देखलिए में बाउंड टुगेदर है ये नहीं दोसर ले नहीं वो हां न्यूक्लियॉन से आपस में बंधे रहे। पूरा टाइट है मुंह
अगर ये फोर्स ना हो तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करके बाहर भाग जाए। और ये बहुत बहुत बाद में ये पता चला, वीक न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर। हम लोगों के पास जितने भी सब्सटेंस पाए गए उनमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे पाए गए हैं जिसके न्यूक्लियस अनस्टेबल स्थिति में आए, इसके न्यूक्लियस अनस्टेबल स्थिति में आए, और उस न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी के कारण मेनली दो होते हैं। एक तो उस न्यूक्लियस की साइज बड़ा होना, जो न्यूक्लियस है उसका साइज जब बहुत बड़ा होगा तो न्यूक्लियस के बीच की सेपरेशन ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा हो जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कमजोर होने लग जाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव लग रहा है वो डोमिनेट करने लगेगा, और फिर न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से बिखरना शुरू करेंगे, दूर भागना शुरू। So due to the large size of nucleons, due to the large size of nucleus जो है वो अनस्टेबल होते हैं। और दूसरा जो सबसे मेजर अनस्टेबिलिटी का कारण होता है वो होता है न्यूक्लियस के भीतर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का लार्ज डिफरेंस होना। जब न्यूक्लियस के भीतर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन्स हो जाए और कम मात्रा में न्यूट्रॉन हो, या ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन हो जाए कम मात्रा में प्रोटॉन हो, तो फिर वैसे केस में न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो तब होती है जब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग आपस में एक दूसरे से बराबर, और जब इस तरह की बातें होती हैं कि प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाए न्यूट्रॉन से, या न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से, उस स्थिति में जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं तो फिर ये आपस में धर्म परिवर्तन करना शुरू करते हैं। धर्म परिवर्तन मतलब ये कि अगर प्रोटॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या कम है, ऐसा कैसे होगा? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने लगता है, ऑटोमेटिकली भीतर ही भीतर ये घटनाएं घटती। या अगर न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि बैलेंस बना। और इस कन्वर्शन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो फोर्स को ही हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर। ये और अंदर की बात है, ये प्रोटॉन के अंदर से ये फोर्स डेवलप होता है, या न्यूट्रॉन के अंदर से ये फोर्स डेवलप होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पुश करता है कि आप कन्वर्ट हो जाओ। दिस इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर। तो ये और भी ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं ना। ये तो न्यूक्लियस के भीतर से, ये प्रोटॉन के भीतर से या न्यूट्रॉन के भीतर से ये फोर्स की डेवलपमेंट हो रही है। ये फोर्स और भी ज्यादा शॉर्ट है। तो अगर हम इसकी बात करें, when there is a large difference between number of protons and neutrons inside a nucleus, the nucleus become unstable। न्यूक्लियस जो है वो से स्थिति में अनस्टेबल हो जाता है। To achieve the stability, one convert into the another।
एक जो है दूसरे में कन्वर्ट होता है। The force responsible for such type of conversion is called weak nuclear force. इसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, if number of proton is the number of neutron is greater than the number of proton, N for neutron, P for proton। अगर मान लो कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, तो फिर उस केस में क्या होगा? न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन, और अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या कम है, तो फिर उस केस में प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू इसको हम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे जब हम उसके रेडिएशंस, उसके कन्वर्शंस को समझेंगे, उसके एक रिएक्शन आपको मिलेंगे। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ेगा और एक एंटी न्यूट्रॉन छोड़ेगा। इसके हम रिएक्शंस कुछ दिखा दे रहे हैं, अगर में नोट कर लो। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो। ये जो सिंबल है वो एंटी न्यूट्रिनो। अगर प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्रोटॉन कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रॉन में, एक पॉजिट्रॉन बनता है और साथ में एक न्यूट्रिनो तैयार होता है। नाम लिख लो, ये न्यू है न्यूट्रिनो और न्यू बार है एंटी न्यूट्रिनो। E minus is nothing but is an electron. और E प्लस जो है इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज का पॉजिटिव नेचर पढ़िए और दोनों के मास लिखिए। ये जो कन्वर्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, दैट इज कॉल्ड वीक। ये चार आपके फोर्सेस हैं जो हम लोग अब तक जान पाए हैं। इसके अलावा और कितने फोर्सेस नेचर में बंधे हुए हैं अभी तक वो रहस्य। और इन्हीं चार फोर्स का जो है गेम प्लान तैयार होता है। पूरे फिजिक्स में हम लोग इसी चार फोर्स का यूज करते हैं। अब आइए, जो फोर्स हम लोग ऑफनली फिजिक्स में यूज करते हैं, तत्काल जो हम अभी मैकेनिक्स में यूज करेंगे, उसको हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। Some important forces oftenly used in mechanics.
फोर्स के बारे में अगर आपको जाननी हो, कम से कम 3 बातें आपको फोर्स के बारे में पूरी फिट होकर के जाननी चाहिए। वो फोर्स किसके द्वारा, किस बॉडी पर, किस कंडीशन में लगेगा। जो फोर्स है वो किसके द्वारा लग रहा है, किस पर लग रहा है, और वो फोर्स किस कंडीशन में लग रहा है। ये 3 जो फंडामेंटल बात। दूसरा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या। तीसरा, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या। ये 3 बात जानने के बाद और उस फोर्स के बारे में जितनी और जानकारी इकट्ठा कर लो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 3 बातें तो आपको जाननी ही जाननी। भाई हम इन 3 बात को जानने के अलावा और भी उसके बारे में जितनी जरूरत की जानकारियां हैं एक एक करके हम समझें। सबसे पहले जो हम फोर्स लेते हैं दैट इज कॉल्ड वेट। ये जो वेट फोर्स होता है, दिस फोर्स acts on any mass ये तो कार केवल हम पैसा खाली देंगे, आप बनाइए इसको। due to acts on any mass due to earth। नहीं देखो तुम ये बोलता देखो ना मेरा, देखो धोखा नहीं, अरे बिना सुना नहीं अच्छा रिपोर्ट कर दिया। और इस फोर्स को लगने की कोई शर्त नहीं है, irrespective the position और motion of जैसे हमरा की कम कमी थोड़े वो 20% कैसे नहीं कहते मोटा मोटी पैसा। ये फोर्स जो है, मास रुका है तब भी लगेगा, मास चल रहा है तब भी लगेगा, मास एक्सेलरेशन से चल रहा है तब भी लगेगा ना, मास यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तब भी लगेगा। अगर मास है तो ये लगेगा। पोजीशन मतलब वो मास पानी में है, पानी के भीतर डूबा है तब भी लगेगा, धरती के सतह पर है तब भी लगेगा, आसमान में उड़ रहा है तब भी ये फोर्स लगेगा, इररिस्पेक्टिव द पोजीशन और मोशन ऑफ। ये फोर्स किसके द्वारा लगता है? ये लगता है अर्थ के द्वारा। तो आज के बाद से आपको अगर फोर्स ड्रॉ करनी है और आपको मास दिख जाए तो आप उस पर ना ये फोर्स लगाएंगे, दैट इज ये। अगर आपको वहां पर दिया हुआ है कि ग्रेविटी में रखा हुआ है, मास के अर्थ के नजदीक रखा हुआ है, तो दूसरी बात ये फोर्स हो गया। ये कब लगेगा? तो हर एक स्थिति में लगेगा। किस पर लगेगा? किसी भी मास पे लगेगा। किसके द्वारा लगेगा? तो धरती के द्वारा। तो आइनस बताओ, तो आपके हाथ में जो पेन है क्या उस पर वेट फोर्स लग रहा है? ये सर। कौन लगा रहा है? सर अर्थ लगा है। आपके शरीर में मास है, क्या आपके शरीर पर वेट फोर्स लग रहा है? हाँ सर। कौन लगा रहा है? अर्थ अर्थ लगा रहा है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो क्या उस कुर्सी में मास है? यस सर। तो क्या उस पर फोर्स लग रहा है? वेट फोर्स। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। अर्थ लगा रहा है। आपके दरवाजे के पीछे जो कपड़ा टंगा हुआ है क्या उस पर, उसमें मास है? हाँ सर। तो उस पर क्या वेट फोर्स लग रहा है? यस सर। इधर लगा रहा है, सॉरी, वो वेट फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। हाँ सर। दुनिया में इसमें अभी हम जिस नेचर में रह रहे हैं, इन ग्रेविटी, इसमें जितने भी मासेस हैं सब पर अर्थ अपनी ग्रेविटी ये वेट फोर्स लगा। इसका कोई और ये नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है कि यहाँ लगेगा वेट फोर्स, यहाँ नहीं लगेगा। बस ये तभी नहीं लगेगा जब आप उसको स्पेस में ले जाओ, ग्रेविटी फ्री रीजन में ले जाओ, तब वहां पर ये वेट फोर्स को आप ले। इन ग्रेविटी फ्री रीजन दिस फोर्स विल।
अब बताइए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। हम दिखा दो कि हम सीधी सोना के चिन्ह में लिखते हैं। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यूज करेंगे m इंटू c। m is the mass of that body और g is the acceleration due to gravity। m is mass of body and g is the acceleration due to gravity where mass is kept। जहां मास रखा है वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आप पता लगा लो वहां पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जहां पर मास रखा हुआ है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेट, ये इसकी हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन इस फोर्स का हम लेंगे वर्टिकली डाउन, वर्टिकली एग्जैक्ट इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे सिंपली अर्थ के सरफेस को लेके तो हम वर्टिकली डाउनवर्ड यूज ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसको आप कुछ एग्जाम्पल से समझो। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, 300 रुपया करके हमको दिला दीजिएगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा ये इंक्लाइन हो गया, फिर यहाँ 1000 पानी हो गया, ये वाटर है। एक मास सपोज करो यहाँ है, अब आगे एक मास मान लो अर्थ के सरफेस पर है, ये अर्थ का सरफेस है, पानी नहीं न जाने ये इंक्लाइन प्लेन है। पापा ने क्या वाली उजले ले अथी छोड़े न तुरे ये मास अर्थ के सरफेस पर मूव कर रहा है, एक मास यहाँ है जो हवा में मूव कर रहा है, एक मास इस इंक्लाइन प्लेन पर है, एक मास इस पानी में डूबा हुआ है। हमने कुछ सिचुएशन दिखाए हैं, सबके पास अहम है। ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है, मूव कर रहा है, ये पानी में डूबा। हमने 6 मासेस बनाए अनन्या, हमने यहाँ 6 मास बनाए। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 हमने 6 मासेस बनाए। बताइए तो इन 6 मासेस में इस मास पे वेट फोर्स नहीं लगेगा? सर आपका सब में ही लगेगा। ये वेट फोर्स सब में लगेगा और ये वेट फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कि चाहे वो चल रहा हो या रुका हुआ हो, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये धरती पर है तब भी mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये चल रहा है तब भी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इंक्लाइन प्लेन पर है। अनन्या बताओ तो इंक्लाइन प्लेन पर ये भी रखा हुआ है, इस पर वेट फोर्स हम इधर लगाएं नंबर 1, इधर लगाएं नंबर 2, नंबर 1 पे लगाएं या नंबर 2 लगाएं? ये वेट फोर्स इधर लगाएं या इधर लगाएं, 1 या 2? पानी 1 श्योर? Yes, sir. देखो ये अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? जैसे है रे फालतू बोल Sorry.
क्या लिखा है बताइए ना, पढ़ो। वर्टिकली डाउनवर्ड है ना बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा है, ये नंबर 1 है कि 2? 2 है ना, 1 गलत है। 1 लगाने का मन करेगा, भीतर से उबल उबल के मन करेगा, लेकिन वो गलत है। हमेशा लगाएंगे चाहे उसकी स्थिति जैसी भी। ऑलवेज दिस फोर्स विल एक्ट वर्टिकली डाउन। पानी में भी डूबा है। अभी हम बाकी और कोई फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम वेट फोर्स की बात कर रहे हैं, जो मास होने के कारण धरती उस पर लगाता है, दैट इज वर्टिकली। एक दूसरा हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, और इस बात को ध्यान रखिएगा, यह आपको पूरे फिजिक्स में काम आता रहेगा। सपोज दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन और उसकी इंक्लाइनेशन है थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक मास रखा हुआ है, चल रहा हो या रुका हुआ, आई डोंट केयर। तो इस पर वेट फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, अभी आपने देखा mg। और जनरली हम जब इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन पर मास होते हैं तो इसके हमें कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसके हम 2 कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। ये 2 कंपोनेंट की वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। देखो ये थीटा है, ये जानते ही है, तो 90 डिग्री हुआ, ये 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये जो ये बचा एंगल दैट इज इस mg की जो इधर में कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ये। आप ध्यान mg sin थीटा along the inclined plane और mg cos थीटा perpendicular to the inclined plane, ये 2 कंपोनेंट। चलिए, ये फोर्स हुआ आपका वेट फोर्स। दूसरा फोर्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं, नॉर्मल फोर्स। जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। जनरली हम इसको N से दर्शाते हैं, कोई बुक में इसको R, कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट किया गया है। दैट इज अ नॉर्मल। ये नॉर्मल फोर्स हम तब लगाएंगे जब 2 सतह आपस में संपर्क बनाएंगे, आपस में कांटेक्ट बनाएंगे, और कोई इसकी शर्त नहीं। जब 2 सतह सट जाएंगे तो ये नॉर्मल फोर्स वहां लगेगा ही। This force act when 2 surfaces comes in contact। जब 2 सतह आपस में कम इन contact, जब 2 सतह आपस में सट जाएंगे तो ये फोर्स लगेगा। चाहे वो 2 सतह कोई भी हो, जो आपस में सट गए तो ये फोर्स लगेगा। आइनेस, आप अपना कलम अपने सामने कैमरा के सामने दिखाइए। यस, आपके जो फिंगर हैं लेफ्ट वाली, क्या वो पेन के साथ कांटेक्ट में है ना? नहीं सर, नहीं है। आपका जो हाथ का फिंगर है वो पेन उससे नहीं पकड़ा हुआ है? हाँ सर है। देखो देखो, ये देखो पकड़ा हुआ है ना।
तो मेरे ये फिंगर और पेन के बीच में एक कांटेक्ट है, यहाँ जहां कांटेक्ट है वहां नॉर्मल फोर्स है। मेरा ये वाला फिंगर और पेन के बीच में कांटेक्ट है, तो वहां पर एक नॉर्मल फोर्स है। मेरा पैर अभी जमीन से सटा हुआ है, वहां पर एक नॉर्मल फोर्स है। ये जो मेरा हाथ का ये सरफेस है वो इस टेबल के साथ सटा हुआ है, वहां पे एक नॉर्मल। ये देखिए ये डब्बा है, इस डब्बा के ऊपर में एक छोटा सा ये ढक्कन है, ये दोनों सटा हुआ है, इस पर नॉर्मल फोर्स लगा। दुनिया में जितने भी सतह आपस में सटे हुए आप देखें, वहां पे ये फोर्स आप लगा सकते। अभी आपने नाक छुआ आइनेश, यस सर। तो आपके हाथ और नाक के बीच कांटेक्ट बना, वहां पर उस समय कांटेक्ट फोर्स लग गई। ओके सर। तो दो सतह सट गए तो इसका मतलब वहां नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट हट गए तो नॉर्मल फोर्स लगा। So this force act when two surfaces दो रोटी दियो therefore it is also called a type of a contact. It is also known as a type of contact. सब्जी दियो है। सट गए नॉर्मल फोर्स लगा। अब इसका मैग्नीट्यूड, रोटी खराब हो जाए। नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है, इट इज डिसाइडेड बाय सिचुएशन। The magnitude of this force is decided by situation. ये मत समझ लेना कि n equal to mg। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो सिचुएशन पर डिसाइड करेगा। जैसी सिचुएशन बनेगी उसके अनुसार नॉर्मल फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। इट इज नॉट फिक्स्ड, द मैग्नीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड। बात करते हैं डायरेक्शन। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन जैसा नाम है, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ऑलवेज perpendicular to contact surfaces. ये हमेशा सटे हुए सतह जो भी उसके ये परपेंडिकुलर लगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा वो सिचुएशन पे अनुसार डिसाइड होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका सिचुएशन पर डिसाइड नहीं होगा। ये हमेशा जो सतह जहां सतह कांटेक्ट में है उसके ये परपेंडिकुलर। कुछ एग्जांपल समझो, इसे मान लो, ध्यान से देखो, यही सारे फोर्सेस आपको फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये आपकी एक टेबल बनाया मैंने, ये टेबल पे मैंने एक बॉक्स रखा, ये टेबल पर एक बॉक्स रखा। ये सटा ही हुआ है, मैंने थोड़ा सा इसको अलग करके दिखाया है ताकि आपको इनके दो अलग अलग सतह स्पष्ट हो। टेबल की ऊपरी सतह और ब्लॉक के निचली सतह आपको स्पष्ट हो। तो आपको रियलाइज हो रहा होगा यहाँ पे ये जो बॉक्स की जो लोअर मोस्ट सरफेस है और ये जो टेबल का अपर मोस्ट सरफेस है, ये आपस में कांटेक्ट बना रहा है। यहाँ पे ये बॉक्स की सरफेस और ये टेबल की सरफेस कांटेक्ट बना रहा है, सटा हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, थ्रू आउट इसके रीजन में नॉर्मल फोर्स, और ये नॉर्मल फोर्स हमेशा सतह जो सटा है उसके परपेंडिकुलर होता है।
और कौन किस पर लगाएगा? तो जो टेबल है, ये जो टेबल का सरफेस है ये बॉक्स पे लगाएगा, और बॉक्स का जो सरफेस है वो टेबल पे लगाएगा। तो बॉक्स का जो सरफेस है वो टेबल पे लगाया सतह के परपेंडिकुलर, और टेबल का जो सतह है वो बॉक्स पे लगाया। ओकरा में रखो ना। तो ये जो नीचे में नॉर्मल तुम देख रहे हो, ये नॉर्मल लगा ऑन टेबल बाई, ये जो नॉर्मल लगा ऑन बॉक्स बाई टेबल। ये एकदम से क्लियरली समझ लीजिए। और यहाँ जो जितने कांटेक्ट है सब जगह नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ऐसा देखो ध्यान से। यहाँ पर ऊपर में या थ्रू आउट इसके बॉक्स पर एक ऊपर में नॉर्मल लग रहा है, टेबल पर भी नीचे के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा है। और इन सभी नॉर्मल का ये नेट नॉर्मल फोर्स मैंने एक ब्लैक में दिखाया। वो सारे नॉर्मल फोर्स के जो रिजल्टेंट फोर्स बने वो मैंने एक सिंगल फॉर्म में। सपोज कीजिए ये आपके टेबल है और यहाँ एक बॉक्स है। इस बॉक्स के ऊपर में एक और बॉक्स है। तो एक कांटेक्ट यहाँ है, एक कांटेक्ट यहाँ है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। एक कांटेक्ट यहाँ है, यहाँ भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। अलग अलग कांटेक्ट पर याद रखिए नॉर्मल फोर्स अलग अलग। आप सब शो कर सकते हैं ऊपर से लगाते हुए। चलो, ऊपर वाला जो बॉक्स है वो नीचे वाले बॉक्स पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। नीचे वाले बॉक्स का जो ऊपरी सतह है वो ऊपर वाले बॉक्स के निचले सतह पे। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी कांटेक्ट है। तो ये जो टेबल है वो ऊपर वाले बॉक्स पे, और ये जो नीचे वाला बॉक्स का जो लोअर सरफेस है वो टेबल के साथ। ये अलग अलग कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स अलग अलग, अलग अलग कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स अलग अलग। 625 इलेक्ट्रोमाइसिस। सपोज कीजिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है। अभी हम सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। उस बॉक्स है तो मास होगा, तो मास के कारण एमजी लगेगा। मैं वो अभी फोर्स नहीं लगा। ये आपका कैसे इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है और इस पर एक बॉक्स रखा है। हम अपन हाथ दे वो हमरा याद हो। तो आप देख रहे होंगे कि इस बॉक्स के निचली सतह और इंक्लाइन प्लेन के बीच में एक कांटेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप एक नॉर्मल देखेंगे। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये बॉक्स पर एक सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाएंगे, और बॉक्स भी इस इंक्लाइन प्लेन पर सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे तैसे मत लगाइए। एक और सिचुएशन में दिखा रहा हूँ, इसको आप और ज्यादा समझ पाएंगे। सपोज कीजिए ये एक आपका बॉल है और एक बॉल है। ये दोनों बॉल एक कंटेनर के अंदर में है। देखकर बताइए तो यहाँ पे इस स्थिति में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं जो पॉसिबल कांटेक्ट हो पाए? माइनस कितने कांटेक्ट हैं, कितनी संख्या में कांटेक्ट है?
एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इस दीवार के साथ है और एक नीचे में। तो टोटल 4 कांटेक्ट हो गए। यस सर। तो चारों कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लगेगी। यहाँ से बात शुरू करूँ। ये जो वर्टिकल दीवार है, ये बॉल पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये जो बॉल है इस वर्टिकल दीवार पर एक नॉर्मल। अब आ जाइए दोनों बॉल के जो कांटेक्ट बने वहां से। ये जो बॉल नीचे वाला है, ये ऊपर वाले बॉल पर एक सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल है, और ये जो ऊपर वाला बॉल है वो नीचे वाले बॉल के साथ। ये जो राइट साइड वर्टिकल दीवार है, वो वर्टिकल दीवार नीचे वाले बॉल पर एक नॉर्मल, और ये बॉल भी इस वर्टिकल दीवार पे एक नॉर्मल। याद रखिए यहाँ जो फोर्स लग रहा है, एक एक्शन है तो एक रिएक्शन। दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाया तो बॉल भी दीवार पे फोर्स। सभी जगह पर मैं एक्शन और एक रिएक्शन शो करूंगा। ये इंक्लाइंड प्लेन ने बॉक्स पे नॉर्मल लगाया तो बॉक्स भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल लगाया। टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्विवेलेंस। यहाँ पर देखिए, ये जो कंटेनर का जो लोअर मोस्ट सरफेस है, बॉटम सरफेस है, वो बॉक्स ये बॉल के साथ यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगी। उलट ले। अच्छा अगली उलट ले चलो। तो बॉल भी इस पर एक नॉर्मल। तो इस तरह से आप फोर्सेस शो कर सकते। अब इसके बारे में कुछ बातें नोट कीजिए। पहला बात, एट डिफरेंट कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स विल बी डिफरेंट। अलग अलग कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल फोर्स अलग अलग ले, वो सिंप्लीफाइड होकर के अपना मैग्नीट्यूड बराबर बना ले, बात अलग है। लेकिन हम अलग अलग कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल फोर्स अलग अलग रिप्रेजेंट करें। दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, टू लीव द सरफेस, लीव या लिफ्ट ऑफ द सरफेस। कभी ऐसा स्थिति मिले, कोई ऐसा कंडीशन मिले जहां आपको सरफेस छोड़ने की बात करे या सरफेस से उठाने की बात करे, उसके लिए एक ही कंडीशन आप यूज करेंगे, और वो कंडीशन क्या है? नॉर्मल फोर्स मस्ट बी 0। आप अच्छा, नॉर्मल फोर्स 0 करने के लिए क्या करेंगे? अगर आपको नॉर्मल फोर्स 0 करना है, सरफेस से उठाना है, सरफेस से छुड़ाना है, तो नॉर्मल फोर्स को 0 करना है, ये आप जानते हैं। इस जानकारी को आप यूज कैसे करेंगे? तो आप उस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगा दीजिए, लगाकर उस नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, निकालने के बाद उसको पुट कीजिए 0। ठीक है, ये दो बातें दिस इज अबाउट योर नॉर्मल। नेक्स्ट फोर्स की बात करेंगे, तीसरा, दैट इज टेंशन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी है इसके, लेकिन हम उस फोर्स को एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद एक चैप्टर हम पढ़ेंगे अलग से, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा जानकारियां चाहिए।
उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। उस फ्रिक्शन को हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हम उस फोर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको हम अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स द टेंशन फोर्स। This force acts in string, धागा में, इन रोप रस्सी में, इन केबल तार में, ना, चेन में, और जितने भी लीनियर स्ट्रक्चर के हैं रॉड में भी, और एनी अदर linear structured body में हम ये टेंशन फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स हम इन सबों में लगाएंगे। जब धागा मिल जाए तो वहां टेंशन, अब टेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो दिए गए सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। रस्सी में, रोप में, केबल में, चेन में, ये सभी स्थितियां जब मिलेगी हमें प्रॉब्लम में, तो ये फोर्स लगाए। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगेन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन, इसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है कि धागा में टेंशन कितना हो। पहले बताते हैं ना, जो स्थितियां मिलेंगी उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि टेंशन क्या है। डायरेक्शन दिमाग में रखनी है। टेंशन का जो डायरेक्शन ऑलवेज एक्ट along the length, and away from the mass, पापा चेक करे and acts गिलास पापा जूठा गिलास away from लिमका ला टेबा देखी the mass or joint. जनवरा करे फुलन ये बातें दिमाग में रखना। ये जो फोर्स है लेंथ के लॉन्ग तो लगेगा ही, और अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट से दूर लगाएंगे, और मास से अगर कांटेक्ट है तो मास से। दिस इज द डायरेक्शन। और इसके बारे में पहले थोड़ी सी बातें नोट करो, फिर हम इसका एग्जाम्पल। पहली बात, इफ स्ट्रिंग या कोई भी स्ट्रक्चर इज मासलेस, धागा है, चेन है, रस्सी है, केबल है, जो भी है, अगर वो मासलेस, हम सिर्फ स्ट्रिंग की चर्चा की है। मासलेस का मतलब क्या हुआ आइनश? सो मतलब एक, मतलब उसमें कोई मास अटैच नहीं, एकदम फ्रीली है, मतलब नहीं, स्ट्रिंग इज मासलेस। मास अटैच की बात भी अलग है। स्ट्रिंग में मास, स्ट्रिंग इज मासलेस मतलब क्या? मतलब सर, मतलब कोई मास, जैसे ये आपका धागा है और ये इसके बारे में बोल रहे हैं इट इज मासलेस, व्हाट डू यू मीन बाय? क्या कोई धागा मासलेस हो सकता है, बिना मास का हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। मासलेस मतलब होता है लेस मास।
मास लेस का मतलब होता है लेस मास। जनरली कहते हैं नहीं मास ही नहीं है, मास तो होगा ही, बिना मास के तो होगा ही नहीं। पहले पी लिया ना। मासलेस मीन्स लेस मास, नेग्लिजिबल मास, जो यहाँ पे और भी मास के कंपैरिजन में धागा में कोई मास नेग्लिजिबल। गरम करोगे तो आवाज आ रही है। 2 लीटर भरे। अगर ऐसा आपको कोई धागा मिल जाए, 2 लीटर गरम। और अगर याद रखिए, अगर किसी प्रॉब्लम में आपको धागा दे दिया जाए, स्ट्रिंग दे दिया जाए और उसके बारे में कुछ ना कहे, तो आप उसको अंडरस्टूड समझ लेना कि वो मासलेस। अगर उसमें मास होगा तो बोल के देगा, लिख कर देगा। अगर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो आप समझना गलत। मासलेस स्ट्रिंग में द टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द लेंथ। टेंशन विल बी सेम आगे तो ये खाली देखो थ्रू आउट द लेंथ, बाइसलोन का रेट इसका शरीर में सेट कर जाएगा ना, पूरे लेंथ में मतलब उसके टेंशन से। कोई दवाई है जीवन दवाई एकरे में समय भी देती। दूसरी स्थिति, काय दे लो मैं तो क्या दे दिया। इफ रोप चेन केबल जो भी इज मासी, ये का दे दिया। ये तो कानून अगर उसमें मास है, मास के बारे में दिया हुआ है, जिक्र किया हुआ है मास, तो अगर उसमें मास होगा तो आप कहेंगे द टेंशन पापा को दवाइयाँ पता नहीं है। नहीं दवाई कुछ पता है कि एलसी प्रो विल बी डिफरेंट ये इंडिविजुअल हो जाए ना प्रेशर नहीं करो। तो आप मानना चाहिए एट डिफरेंट पॉइंट। आइसक्रीम ज्यादा देवल नहीं है को आइसक्रीम को। अब एगो सेट ऐसे चेन में, ऐसे केबल में, ऐसे रॉड में जिसमें मास दिया हुआ, उसके अलग अलग जगह पे टेंशन अलग। मास नहीं है तो थ्रू आउट लेंथ में टेंशन सेम, मास है तो अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग। अगर ऐसी स्थिति हो, पंखा चल रहा है, इफ massless string is passing अभी हमें से उतना नहीं लग रहा over a pulley, तो पंखा चल रहा है तो कैसे ठंडा लगे? अगर नहीं बरोबर एक massless string है जिसके थ्रू आउट लेंथ में टेंशन सेम होने की बात ऊपर कही गई है, और अगर वो एक पुली से पास होता है, तब उस केस में इफ पुली इज स्मूथ एंड मासलेस, पुली स्मूथ हो और मासलेस हो। जनरली पुली स्मूथ ही होगा अगर उसके बारे में कुछ ना कहा, और स्मूथ पुली के साथ मासलेस। सामने लगा पता है कोई हम यहाँ से मासलेस हटा देते हैं कि मासलेस होना पुली के लिए जरूरी नहीं, बस स्मूथ होना शर्त। अगर पुली स्मूथ है तब उस केस में टेंशन at its both sides will be same. अगर पुली स्मूथ है तो उस स्मूथ से जो पुली, उस स्मूथ पुली से जो धागा गुजर रहा है स्पर्श, पुली के दोनों साइड के धागा में टेंशन सेम। And if pulley is rough, और पुली रफ जब होंगे ना तो वो मासिक भी होंगे। पुली अगर जब रफ होंगे तो वो मासिक भी होंगे। तो इस केस में टेंशन at its both sides will be different. Both sides will be different. और अगर ये धागा मासिव है, मास है, तो थ्रू आउट लेंथ में तो टेंशन उसके ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी।
कितना से तो काल के ने चौथी बात। हमने कही आवाज से गुड At same point, तो हम तो कहिए नहीं खाए वो सब जब At same point. ब्रेडवा छान हो गया ब्रेडवा छान हुआ है और अलग टाइप का मसाला हो गया जितना चीज मतलब जितना बढ़िया खाना लगे वो खाए में जाने में गेंद of string जितना पेट के लिए अच्छा लग रहा है खाने में वो हानिकारक or है। massive मसाला rope, ज्यादा है तो ना सब लोग खाना मसाला खाना तो अच्छा लग रहा है the tension will be same. खाना बढ़िया जाओ लोग कुछ नया मसाला हो गया हाँ, और जैसे कि बेसनिया हो ना, तो आखिया लगाना है तो पेट को साफ करना And opposite in direction. बेसनिया के जाती कहीं हमारे लोग से पहले खेल ले रोज जाली करते एक को हम एक्शन कहेंगे, दूसरे को रिएक्शन। हम नहीं खा रही कुछ खा लिए थे आइए एक बार ने दिन कोई खाई नहीं देखा और हम जूस इसको अब आप एग्जाम्पल से समझिए। ये बात याद रखिएगा। अभी आपको इस सेक्शन में जो पुली मिलेंगे वो स्मूथ मिलेंगे और मासलेस। पुली रफ और मासिव तब मिलेंगे जब रोटेशनल मोशन आप करेंगे। तो अभी के सेक्शन में आपको जो पुली मिलेंगे वो स्मूथ, जिसके दोनों साइड में टेंशन सेम। तो मुख्य बातें जो अभी के केस में ये 3 याद रखनी। पहला, कि अगर धागा में मास नहीं है तो थ्रू आउट लेंथ में टेंशन सेम होगी। अगर उसमें मास है अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग होंगे। पुली से गुजर रहा हो और पुली स्मूथ है तो दोनों साइड में टेंशन सेम होंगे। और एक ही पॉइंट पर चाहे वो धागा मासलेस हो या मासिव रूप, एक ही जगह पर टेंशन के मान से। अब इस बात को समझने के लिए आप पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि ये सीलिंग है हम दोनों क्लास में रहे दिन और ये एक मासलेस स्ट्रिंग है और बस यूं ही ये लटका हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं। यूं ही अगर लटका है तो थ्रू आउट लेंथ में टेंशन इसका 0। याद रखिए फ्री एंड में, धागा के फ्री एंड में टेंशन 0 होगा। एट फ्री एंड द टेंशन विल बी 0। आपको भी एट फ्री एंड दोनों साइड अगर एंड है खुले हुए हैं, कोई मास नहीं है, but tension will be there। पूरा बिको है कि ना ये जब बाजू से कोई फाड़ो है ना, तो वैसा क्या फाड़ो है जब बेस निकले। इसे यहाँ देखिए, ये जो एंड फ्री है, यहाँ जो नीचे में ये एंड फ्री है। सब बड़का बड़का दाना रखो। हाँ, बड़ा बड़ा दाना। काफी भी छोटा ना रखो। इलाइवे करो ऐसा क्या चीज़ है, समझी ना? तो इस फ्री एंड में यहाँ पे इस छोर पे टेंशन 0 होगा और ये आपके मासलेस धागा है। इसका मतलब थ्रू आउट लेंथ में टेंशन 0 होगा, क्योंकि जो यहाँ टेंशन है वही थ्रू आउट लेंथ में टेंशन होगा। यहाँ पर भी टेंशन 0, सब जगह टेंशन के वैल्यू। दूसरी स्थिति लेते हैं। ये धागा है, मासलेस धागा है और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, एक वेट लटका हुआ है। अब इस केस में एंड फ्री नहीं है, ऊपर में बंधा हुआ है, ये भी फ्री नहीं है, नीचे भी बंधा हुआ है, ये भी फ्री नहीं। तब फिर उस केस में इस जगह पर उसमें कुछ टेंशन आएगा। ये अगर जगह पर टेंशन T है तो थ्रू आउट लेंथ में टेंशन इसमें, थ्रू आउट लेंथ में टेंशन इसमें। ज्वाइंट से लेकर इस ज्वाइंट तक थ्रू आउट लेंथ में धागा में टेंशन T।
अभी वायरल बुखार वायरल चला ना हाँ सब सब कहेगी ये कहना ने मौसम चेंज तीसरी स्थिति, मान लीजिए ये चेन है, मासिव चेन है, इसमें मास है, ये मासलेस धागा। बीमार तो इसी को जाने है, हम सब इतना दिन से ये तो बीमार कितना कम करो। और ये मासिव चेन, मैंने चेन बनाया, इसमें मास है, जो है ना और शरीर में इसमें मास है। कुछ नहीं हाँ तो उतना खाए पी के देते हैं। तो इस केस में अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग। ये मासिव चेन, आगे चल के हम आपको इसका टेंशन कैलकुलेट करना सिखाएंगे, ये आप बस समझ लीजिए टेंशन की कहानी क्या है। ये जो एंड है ये फ्री है, ये जो आप एंड देख रहे हैं ये फ्री है। तो इस जगह पर सबसे बॉटम मोस्ट लेयर पे जो टेंशन वैल्यू होंगे वो 0। अब आ जाओ ऊपर में कहीं भी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस जगह पे, इस जगह पे, इन सब जगह पे, सब जगह पे टेंशन अलग अलग। मान लो यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, इस जगह पे T4 है, अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग, अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग। अब जैसा कि एक बात और लिखा था उसको हम यहीं पे आपको बताना चाहेंगे कि at same point of string or massive rope the tension will be same। इस बात को हम कैसे समझें? सपोज करो कि ये पॉइंट आपका, कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज करो ये पॉइंट आपका A है, ठीक है, और यहाँ से हम इसको फ्री करना चाहते हैं, इस पूरे चेन को A पॉइंट से हम फ्री करना चाहते हैं। तो हम इसको फ्री करके कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपकी, अगर हम उस एंड से यहाँ से अगर हम उसको फ्री करें, इस जगह से A पोजीशन से हम उसको फ्री करते हैं, तो चेन का एक पार्ट ऊपर लटका हुआ रहा सीलिंग से, और एक पार्ट नीचे में गिरा। ये भी पॉइंट A का ही पॉइंट है, ये भी A का पॉइंट, A का ही 2 पॉइंट, A से ही हम इसको सेपरेट किए। अगर हम इसकी लंबाई को L1 बोले, ये लेंथ L1 का चेन पर, और ऊपर वाला लेंथ L2 बोले, ये आपकी L2 लेंथ। मैंने A पोजीशन से उस चेन को सेपरेट किया। तो जब देखो यहाँ A पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू क्या थी? T2 थी। तो कहा गया कि यहाँ पर भी टेंशन T2 होगा और यहाँ पर भी टेंशन T2। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास और अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो ऊपर वाला जो चेन का पार्ट है, ये वाला चेन का पार्ट, यहाँ A पॉइंट पर जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन, नीचे का डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर में चेन का मास है तो मास से यहाँ जो नीचे में A पॉइंट है उसमें जो T2 का टेंशन है वो किधर होगा? तो ये, क्योंकि नीचे चेन का मास है तो मास से ये इधर ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द मास और अवे फ्रॉम द थायराइड के एक्सेस में जाए, ब्लड टेस्ट हो जाए, थायराइड के कंट्रोल में हो गया, ये हुआ है अभी कुछ समय पहले नौकर अच्छा मांगे थे, बाद 500,000 के लिए। चौथा, मान लो ये आपका पुली और इसके ऊपर से एक धागा गुजर रहा है, दिस इज मासलेस सिस्टम। चलो हम इसमें टेंशन हो उसके लिए मैंने कुछ मासेस रख दिए इसमें, और ये जो पुली है वो स्मूथ है और ये जो धागा है वो मासलेस है। तो इसके बारे में बोला गया कि
इस धागा, इस पुली के दोनों साइड जो ये धागा चला, उन दोनों साइड के धागा में, पुली के दोनों साइड के धागा में टेंशन सेम। अब यहाँ पे टेंशन सेम है, इसके हर एक पॉइंट पर भी टेंशन वही टी होगा क्योंकि ये मासलेस है। यहाँ पर भी टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी है, ये मासलेस धागा है तो इसके हर एक पॉइंट में टेंशन टी होगा यहाँ तक। अगर आपके पुली जो है वो अगर मासिव हो जाते हैं और स्मूथ हो जाते हैं, ये पुली है लटका हुआ है और इस पुली के ऊपर जो धागा गुजरते हुए इस पार से उस पार जा रहा है, ये मास इस पार भी लटका हुआ है और ये जो पुली है वो रफ है, मतलब उसमें फ्रिक्शन है और मासिव भी है, डी में मास भी है। रफ होंगे तो मास भी नहीं, तब इसके बारे में बोला गया। और ये जो धागा है वो मासिव है। इस रफ पुली के दोनों साइड जो धागा गुजर के है, इस साइड और एक इस साइड, इन दोनों साइड के टेंशन अलग है। घर में T1, घर में T2। इस रफ पुली के दोनों साइड जो धागा गुजर के जाएंगे उनके टेंशन। अब देखो ये साइड के जो जितने भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो सब मासलेस है और एक छोर पर टेंशन T2 है तो यहाँ पर भी टेंशन T2, यहाँ पर भी T2 और इस एंड पर भी टेंशन T2 ही। और इस साइड में यहाँ पर देखो टेंशन T1 है और थ्रू आउट लेंथ आपका मासलेस है तो इसका मतलब यहाँ पर भी टेंशन T1 होगा, सब जगह T1, इस एंड तक भी टेंशन T1। तो इस तरह हम टेंशन को अप्लाई करें। आज के बाद से आपको अगर धागा मिल जाए तो आप उसमें टेंशन लगाएंगे, अगर मासलेस हुआ तो थ्रू आउट लेंथ में टेंशन सेम रखेंगे और अगर मासिव हुआ तो अलग अलग जगह टेंशन अलग रखेंगे। फिर उस केस में टेंशन कैसे निकाला जाता है वो न्यूमेरिकली हम सॉल्व करके निकालेंगे। एक बात और यहाँ नोट करने वाली, कंडीशन टू स्लैक दिस, स्लैक मतलब लूज दिस थिंग। बस एक ही कंडीशन है स्लैक। स्लैक मतलब जैसे ये धागा है, ये लटका हुआ था, अगर वो किसी तरह से स्लैक तब होगा जब उस पर टेंशन 0 बने। ये सब जो कंडीशन है इस तरह याद रखो जैसे आप लोग अपना नाम याद रखते हो। सरफेस से छोड़ना है तो नॉर्मल 0, धागा को लूज करना है, स्लैक करना है, ये सारे कंडीशन हम यूज करें। ये था आपका टेंशन। कुछ और फोर्सेस हैं जैसे स्प्रिंग फोर्स है, बॉयंसी फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।